हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू A1IS यूट्यूब चैनल। आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 22 नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी लेक्चर्स हैं वो आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 13 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे बीपीएससी 2025 मतलब 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 72nd के लिए भी कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ अगर कोई यूपीपीसीएस वाले हैं, एमपीपीसीएस वाले हैं, तो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे टॉपिक्स को। कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक एक करके हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है पीएम मोदी होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विद ग्लोबल लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट इन ब्राजील। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि अभी G20 की समिट कहां पे चल रही है, तो ब्राजील में चल रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इंडिया भी उसका एक मेंबर है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब कोई भी मीटिंग चलती है तो उसके साइडलाइंस पे भी कुछ मीटिंग्स चलती रहती हैं साथ साथ में। तो वैसे ही कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हुई है कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ इंडिया की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है ना। अब उसी के साथ उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि इटली है, उसकी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे कि जॉर्जिया मिलोनी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है ना। जॉर्जिया मिलोनी किससे बिलोंग करती हैं? ये इटली से बिलोंग करती हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इटली की कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं। तो इनका पार्टी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं ये आप नीचे ध्यान रखेंगे। अब कुछ यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात हुई, डिफेंस के बारे में बात हुई, सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के बारे में बात हुई। ठीक है, इसी के साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को भी साइन करा गया। एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को भी साइन किया गया जो कि अगले 5 सालों के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक का? 2025 से लेके 2029 तक का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। 2020 से लेके 2025 तक का एक साइन हो रखा था पहले से, और ये दूसरी बार फिर से एक 5 ईयर एक्शन प्लान साइन कर दिया गया है 2025 से लेके 2029 तक का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसके बीच में? इंडिया और इटली के बीच में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और इटली के बीच में ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान साइन हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं ना, है ना। तो इंडिया और इटली के बीच में क्या हुआ है? इंडिया और इटली के बीच में हुआ है ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान अगले 5 साल के लिए। आपको ध्यान रखना है कौन से ईयर के लिए? 2025 से लेके 2029 तक का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जॉर्जिया मिलोनी है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ हम लोग इसको कवर करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान में दो तीन चीजों के बारे में बात हुई। पहली चीज तो कि जो हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना। अभी जैसे कि डिप्लोमेट्स एक कंट्री के दूसरे कंट्री से मिलते हैं, है ना। पर डिप्लोमेट्स मिलेंगे तो फाइल्स को और आगे बढ़ा दिया जाएगा मिनिस्टर तक में। पर अगर डायरेक्टली मिनिस्टर्स मिलेंगे तो जो बात करी जाए तो तुरंत बात वहीं पे खत्म हो सकती है ना। जो बात भी हम स्टार्ट करेंगे उस बात को वहीं पे हम रैप अप कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करी गई। किसकी बारे में बात करेगी? मिनिस्टेरियल मीटिंग की बात करी गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और किसके बारे में बात करेगी? डिफेंस को और बढ़ाने की बात करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ाने से रिलेटेड बात हुई। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ाने की बात करी गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखेंगे कि इटली जो है ईयू में हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यूरोपियन यूनियन तो आप जानते हैं। अभी मैं इटली की लोकेशन आपको दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है कौन? इटली। ये चीज आप जानते हैं, है ना। इटली यूरोपियन यूनियन में इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट नहीं, यूरोपियन यूनियन में फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जर्मनी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे नीदरलैंड है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे बेल्जियम है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ नंबर पे कौन है? इटली है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इटली की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जॉर्जिया मिलोनी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हमेशा बीपीएससी में आते हैं ना, पर्सनैलिटी वाइज आते हैं ना कि यार ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो इस टाइप की चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। जॉर्जिया मिलोनी किससे बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इटली इंडिया का
फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है किसमें, पूरे यूरोपियन यूनियन में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसी तरीके से आपको चीजों को पढ़ते हुए चलना है, तो सारी चीजें कवर होती हुई जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया और इटली के बीच में साइन हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दो तीन चीज और देख लेते हैं, है ना। इटली की लोकेशन देखिए, इटली की लोकेशन देख ली, ये रही इटली। ये कौन सी कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, है ना। इटली है और ये रहा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पिक्चर्स में लेके आया हूं आपके लिए। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा इटली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आसपास कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, ये चीज के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये क्या है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इजराइल है, और ये क्या है, ये एक आइबेरियन पेनिसुला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइबेरियन पेनिसुला में एक बार आपको दिखा देता हूँ, और कुछ पिक्चर्स लेके आया हूँ। आइबेरियन पेनिसुला में दो कंट्रीज आ जा रही है, एक तो हो गया स्पेन और एक हो गया पोर्तुगल, ठीक है। तो ये हो गया आइबेरियन पेनिसुला, है ना। ये हो गया स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, और इसके ईस्ट में देखोगे तो ये रहा इटली, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इटली का कनेक्शन मेडिटेरेनियन सी के साथ है, तो आप ध्यान रखेंगे यस, इटली का कनेक्शन मेडिटेरेनियन सी के साथ है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मेडिटेरेनियन सी से ही होते हुए शिप कहां पे जाते हैं, इजराइल पे जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर हो पाएगी, वरना चीजें क्लियर नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी समझ में आ गया, इजराइल समझ में आ गया, है ना। ये हो गया इटली समझ में आ गया। अब इटली के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। इटली के दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैं कुछ सीज के बारे में आपको बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली है ट्रेनियन सी, टिरेनियन सी, ठीक है। इटली के देखो वेस्ट में है, और इटली के ईस्ट में है एड्रिएटिक सी, और इटली के साउथ में है आयोनियन सी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आयोनियन सी किससे रिलेटेड है, मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यस, आयोनियन सी मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आयोनियन सी है ना, और उसके नीचे क्या था, मेडिटेरेनियन सी, मतलब ये दोनों का पानी तो मिक्स हो रहा है ना, दैट मींस की आयोनियन सी किसका पार्ट है, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ट्रेनियन सी, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे है ग्रीस, ये कंट्री जो बता रहा था मैं, ये है ग्रीस, उसके साइड में एक सी है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एड्रियाटिक सी और ट्रेनियन सी का कनेक्शन किससे है, इटली से, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे है आयोनियन सी, और उसका ही वाटर कहां पे जाता है, मेडिटेरेनियन सी में जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इटली का कनेक्शन मेडिटेरेनियन सी के साथ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इटली की लोकेशन आपको समझ में आ चुकी होंगी, और यहीं से कौन बिलोंग करता है, यहीं से जॉर्जिया मिलोनी बिलोंग करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन बिलोंग करती है, जॉर्जिया मिलोनी बिलोंग करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बॉम्ब साइक्लोन। अब ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जानो। अब ये बॉम्ब साइक्लोन एकदम से न्यूज में क्यों आ रहा है ना। देखो, अभी रिसेंटली बहुत अलग अलग कंट्रीज में साइक्लोन्स आए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल साइक्लोन बेबिनिका, मैं एक एक करके मैं आपको लिखवा भी देता हूं, इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलोगे। साइक्लोन बेबिनिका, अभी रिसेंटली साइक्लोन बेबिनिका आया था, है ना। ये कौन सी कंट्री में आया था, ये आया था चाइना में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कहां पे आया था, ये चाइना में आया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक आया था साइक्लोन येगी, साइक्लोन येगी के बारे में भी आपने सुना होगा। साइक्लोन येगी ने कहां पे तबाही मचाई, तो इसने तबाही मचाई कहां पे, वियतनाम में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वियतनाम में हुआ था। थर्ड आप जानिए, येगी हो गया, बेबिनिका हो गया, और साइक्लोन मल के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साइक्लोन मल कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, और रीमल कौन से कंट्री से रिलेटेड है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोर्थ में आपको बता देता हूं, मिल्टन, साइक्लोन मिल्टन और साइक्लोन हेलिनी कहां पे आया था, यूएसए में आया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यूएसए में ही एक साइक्लोन है, बॉम्ब साइक्लोन। अब ये साइक्लोन का नाम नहीं है, अब ये मत सोचना कि ये भी एक साइक्लोन का नाम है, जैसे साइक्लोन हेलिनी हो गया, साइक्लोन मेल्टन हो गया, तो ये भी एक साइक्लोन का नाम होगा, नहीं। ये करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ साइक्लोन्स की करेक्टरिस्टिक को देखते हुए उसे कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इसको हम लोग बॉम्ब साइक्लोन्स का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके का दर्जा है, ना कि नाम है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये एक तरीके का दर्जा है जो कि साइक्लोन्स के करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए दे दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन, ये आपके ज्योग्राफी में इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब साइक्लोन के बारे में पूछा जा सकता है कि बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन उस साइक्लोन को कहते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम टाइम में अगर इंटेंसिफिकेशन, साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन मतलब बहुत ही तीव्रता ले लेता है, बहुत तीव्रता से ही वो अपना एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, तो आपको उसको बॉम्ब साइक्लोन का दर्जा दे दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बॉम्ब साइक्लोन समझ में आया।
इसको दर्जा कब दिया जाता है? जब ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इंटेंसिफाई हो जाए तो इसको बॉम्ब साइक्लोन का दर्जा दे दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप ये भी देख लीजिए, जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से कोलाइड हो, है ना, ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स के बीच में हो, तो उसे बॉम्ब साइक्लोन का दर्जा दे दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा रैपिड इंटेंसिफिकेशन होनी चाहिए, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी बॉम्ब साइक्लोन कहां पे टकराया है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी बॉम्ब साइक्लोन कहां पे टकराया है? यूएसए में टकराया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और वहां पे काफी तबाही भी मचाई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? बॉम्ब साइक्लोन एक साइक्लोन का नाम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको मिल्टन और हेलिनी के बारे में बताया, नहीं, ये नाम नहीं है, ये एक तरीके का दर्जा है जो कि उन साइक्लोन्स को दिया जाता है जिसमें काफी ज्यादा रैपिड इंटेंसिफिकेशन होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इस चीज को आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी, पीएम मोदी गुआना विजिट, ठीक है। अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गुआना विजिट हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था? अभी मैं आपको बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जो है हमारे, ठीक है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ब्राजील गए हुए थे। वहां पे रियो डी जेनेरियो में उन्होंने मीटिंग हो रही थी किसकी? G20 की। वहां पे उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद वो गुआना के लिए निकल गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ के लिए? गुआना के लिए निकल गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब गुआना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गुआना एक साउथ अमेरिकी कंट्री है। साउथ अमेरिका के आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको गुआना दिखेगा, ठीक है। उसके ईस्ट में क्या है? उसके ईस्ट में है सुरीनाम, है ना, और सुरीनाम के साइड में क्या है? उसका है फ्रेंच गुआना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके वेस्ट में क्या है? उसके वेस्ट में वेनेजुला, और उसके साउथ में क्या है? उसके साउथ में है ब्राजील, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। गुआना एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, देखो, गुआना इंपॉर्टेंट मतलब, सॉरी, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, ठीक है, मतलब, पर इसके साथ रिलेशंस हमारे पहले से है, बट उतनी ज्यादा वार्म रिलेशन कहते हैं, उतने वार्म रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंडियन ओरिजिन लोग भी रहते हैं गुआना में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये देखो वेनेजुला है, साइड में क्या है? साइड में है सुरीनाम, और सुरीनाम के साइड में क्या है? फ्रेंच गुआना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा गुआना और फ्रेंच गुआना का बॉर्डर लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, गुआना और फ्रेंच गुआना का बॉर्डर नहीं लगता, क्योंकि उसके बीच में सुरीनाम आ गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चीजें भूलोगे तो नहीं। गुआना के साउथ में क्या है? साउथ में है ब्राजील, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उसके वेस्ट में कौन है? वेनेजुला, और वेनेजुला से ही कौन बिलोंग करते हैं? वेनेजुला से बिलोंग करते हैं निकोलस मदुरो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कौन बिलोंग करते हैं? निकोलस मदुरो, यहीं से बिलोंग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि अभी तीसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसे यूएसए बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? गुआना कहां पे है? गुआना है नॉर्थ में, किसके? साउथ अमेरिका के। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये अफ्रीका के नॉर्थ में है, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सदर्न अमेरिका की कंट्री जितनी भी है और जो अफ्रीका की कंट्रीज है, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफ्रीका में भी हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमेशा से करते आए हैं, और हम लोग सदर्न अमेरिका में भी सोच रहे हैं कि अब अपने रिलेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ हमारे ज्यादा कुछ रिलेशन रहा नहीं है, बट हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रिलेशन को सुधारा जाए वहां के कंट्रीज के साथ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुआना के बारे में समझ में आ गया। अब गुआना में ही आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो एक जॉर्ज टाउन नाम की सिटी है, ठीक है। गुआना हो गया, गुआना में ही जॉर्ज टाउन नाम की एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, ये इसका कैपिटल भी है, आपको ध्यान रखना है। तो गुआना का कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। तो क्वेश्चन क्या आएगा? जॉर्ज टाउन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है गुआना से रिलेटेड है, और जॉर्ज टाउन में ही कौन लैंड करे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लैंड किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी की लैंडिंग यहीं पे हुई, और यहीं पे इन्हें रिसीव करने आए थे वहां के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इरफान अली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जॉर्जटाउन किससे रिलेटेड है? गुआना से रिलेटेड है, और गुआना की जो कैपिटल है, गुआना की जो करेंसी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुआनीज डॉलर, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुआनीज डॉलर गुआना की करेंसी है। जॉर्ज टाउन किस कैपिटल है? गुआना का कैपिटल है। वहीं पे किसकी लैंडिंग हुई थी? वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लैंडिंग हुई थी, जिसे रिसीव किसने किया? जिसे रिसीव करने कौन आए थे? जिसे रिसीव करने वहां के प्रेसिडेंट इरफान अली आए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ भी हमारी बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात हुई, ट्रेड के बारे में बात हुई, डिफेंस के बारे में बात हुई, और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के बारे में भी बात हुई, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? किसके बारे में? गुआना के बारे में। गुआना से रिलेटेड और भी कुछ अभी अपडेट्स आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है? बांग्लादेश हाईकोर्ट ऑर्डर्स टू फॉर्म कमिटी टू रिव्यू पावर डील्स विद अडानी ग्रुप, ठीक है। अब हुआ क्या यार, बांग्लादेश में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है ना, वहां पे मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। अब उनको गवर्नमेंट का एडवाइजर बोलो या वहां का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो वहां पे मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहां की हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि यार जितनी भी डील हुई थी पुरानी गवर्नमेंट के बीच में और अडानी के बीच में, उसको रिव्यू करा जाए, और उसके लिए एक मीटिंग बिठा दी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट से, क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से प्लांट से
इंडिया के कौन से प्लांट से, कौन से अडानी के प्लांट से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही थी। क्वेश्चन ये आ सकता है ना। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अडानी के, एक मिनट, आपको ध्यान रखना है कि अडानी के झारखंड में स्थित, अडानी के झारखंड में गोड्डा प्लांट से, आपको ध्यान रखना है, गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको ध्यान रखना है गोड्डा प्लांट कहां पे है, झारखंड में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं ना कि यार बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी दी थी, अब वो पैसे नहीं लौटा रहा। पहले तो कह रहे हैं यार हम लोग पैसे नहीं लौटाएंगे, आपकी डील गलत थी, ये गलत थी, वो गलत थी। ठीक है, फिर अडानी ने धमकी दी कि यार हम लोग बिजली काट देंगे, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं यार बिजली मत काटो, हम लोग पैसा आपको देंगे। मतलब कुछ उथल पुथल का माहौल चल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनके पैसे देना भी बस की नहीं है, कोई पैसे दे पाए। ठीक है, वो मतलब काफी टाइम से डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जानो कि झारखंड के गोड्डा प्लांट से अडानी का जो प्लांट है वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है कहां पे, बांग्लादेश में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब झारखंड के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि झारखंड के ही कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ये इंडिया का पहला वल्चर रेस्टोरेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया का पहला वल्चर रेस्टोरेंट, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, पहला नहीं है। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इस टाइप के वल्चर रेस्टोरेंट होते हैं। ठीक है, ये पहली बार वल्चर रेस्टोरेंट कहां खोला गया है, कोडरमा में खोला गया है, झारखंड में। झारखंड का ही पहला है, ना कि इंडिया का पहला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वल्चर रेस्टोरेंट रिसेंटली कहां पे खोला गया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है, मतलब क्या मतलब वल्चर का मीट मिलता है क्या? नहीं, वल्चर का मीट नहीं मिलता, वल्चर्स को मीट मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर का जो मीट है वो खा लेती है, और उसमें डिक्लोफेनेक नाम की जो केमिकल है उनके बॉडी में चल जाता है, जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर हो जाता है और मौतें हो जाती है ना। क्योंकि वल्चर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके लिए एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया जहां पे बिना केमिकल वाला, बिना डिक्लोफेनेक केमिकल वाला मीट वहां पे रखा जाएगा, है ना। वहां पे वो आएंगे और वहां पे खा के चल जाएंगे। ठीक है, और साइड साइड में पूरा बांस का वो भी बना दिया जाता है, घेरा टाइप का, ताकि कोई दूसरा एनिमल आके ना खा पाए, सिर्फ वल्चर से खा पाए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, तो खोला गया है कोडरमा में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और झारखंड के रांची में, ये आप ध्यान रखेंगे, झारखंड के रांची में ईस्टर्न इंडिया का, इसका ईस्टर्न इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया का पहला पहला डिसेबल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी रिसेंटली डिसेबल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कहां पे खोली गई है, तो आपको ध्यान रखना है अभी रिसेंटली डिसेबल बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कहां खोली गई है, रांची में खोली गई है। आपको ध्यान रखना है रांची क्या है, रांची झारखंड में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो झारखंड के बारे में समझ में आया। झारखंड से रिलेटेड कौन है, चंपई सोरेन भी यहीं से रिलेटेड है ना यार, अभी बीजेपी में जा चुके हैं, है ना। और हेमंत सोरेन भी इससे रिलेटेड है। अभी हेमंत सोरेन ने फिर से शपथ ली है ना। तो ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या मुझे ये बताएंगे कि इन्होंने अभी तक कितनी बार शपथ ली है चीफ मिनिस्टर पद की, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा लेते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये बांग्लादेश हाईकोर्ट के बारे में वो जो बता रहा था उसी का कंटिन्यूड है, वो आप पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कंक्लूड्स G20 ब्राजील मीटिंग, उसके बारे में गुआना में गए, तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। ये करने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी 56 साल में पहली बार गए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 56 साल में पहली बार कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गुआना में विजिट करने के लिए गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजें कवर हुई है ना, ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट है, मैं आपको बायलैटरल मीटिंग्स के बारे में बता दिया, तो मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर मिलोने के बारे में भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम लोग एक तरीके से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स लॉन्च्ड जीसैट N2। ठीक है, अब जीसैट N2 को किसने लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ठीक है, तो अब सोचोगे यार इंडिया का पास इसरो है तो फिर स्पेस एक्स ने क्यों लॉन्च किया, तो मैं आपको बता दूं यार कि हम लोग अमेरिका की भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, है ना। अमेरिका के पास इतना बड़ा स्पेस सेक्टर है, उसके बाद भी हम लोग वहाँ की सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा यूरोपियन नेशंस हैं, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हैं, उनकी भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ना। वैसे ही जो हमारी सैटेलाइट्स है वो भी बहुत सारी कंट्रीज लॉन्च करती रहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट ये पहली बार किसके बीच में, इंडिया के बीच में और स्पेसएक्स के बीच में पहली बार डील हुआ है, जिसमें स्पेसएक्स लॉन्च करने वाला है इंडिया का एक सैटेलाइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब लॉन्च करने वाला नहीं है, लॉन्च ऑलरेडी कर चुका है। कब कर चुका है, 19 नवंबर को कर चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लॉन्च किया किसने, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। रॉकेट कौन सा था, रॉकेट था फाल्कन 9 रॉकेट, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर सोचोगे सर ये रॉकेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट यार मेन इक्विपमेंट होता है जो कि स्पेस में काम करता है ना। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट एक तरीके का बस एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि पहुंचाने का काम करता है किसको, सैटेलाइट को, है ना। साइक्लोन यहीं से तो काम नहीं करेगा, साइक्लोन वो सैटेलाइट को चाहिए कि वो स्पेस में जा पाए।
तो ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो होना चाहिए ना। तो व्हीकल का काम कौन करता है, रॉकेट काम करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से रॉकेट से ले जाया गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट से ले जाया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट से ले जाया गया किसको, इंडिया के जीसेट N2 को, जिसको जीसेट 20 भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जीसेट 20 भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको पहुंचा दिया गया है कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये जीटीओ क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप ये जानो कि लॉन्च कौन से रॉकेट से हुआ है। रॉकेट है फाल्कन 9, ठीक है। कंपनी कौन सी है, स्पेसएक्स। उसके मालिक कौन है, इलॉन मस्क, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सैटेलाइट इसका था, इंडिया का था, कौन सा था, जीसेट N2 या जीसेट 20 भी आया तो उसको भी आप टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज कवर हुई कि नहीं हुई। सेकंड चीज आप ये जानो कि जीसेट N2 जो है ये कौन सी सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका काम क्या है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बनाना पूरे इंडिया के अंदर। समझ में आया कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए है और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए है जीसेट N2, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये एक तरीके की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या चीजें देखी जा सकती हैं इसमें। और इसमें यही चीज देखी जा सकती है कि जीसेट N2 या जिसे जीसेट 20 कहते हैं, उसे लॉन्च करा गया। कहां से लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया केप कैनावरल से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से लॉन्च किया गया, तो केप कैनावरल से जीसेट N2 को लॉन्च किया, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था यार, कुछ मैंने ये ऑर्बिट्स दे दिए है ना, जैसे जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास कुछ ऑर्बिट्स हम लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्बिट्स फिजिकली फॉर्म में नहीं है, बट ये हम लोगों ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ इस टाइप के ऑर्बिट है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब एक बार देख लो, है ना, ये कुछ इस टाइप के ऑर्बिट हम लोगों ने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में भी कुछ सैटेलाइट जाते हैं, कुछ मिडिल और अर्थ ऑर्बिट में जाती हैं, और कुछ लॉन्ग जो ऑर्बिट होते हैं, जो कि जैसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी कुछ सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है, उसके जिस टाइप का उसका काम होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अब लो अर्थ ऑर्बिट कौन सी होती है, 500 से 1200 किलोमीटर के बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, मतलब प्लेस किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है ना, ठीक है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या हो गया, 8000 से 20000 किलोमीटर के बीच में अगर हम लोग किसी भी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और 36000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा के बीच में अगर कर देते हैं तो हम लोग उसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो जीसेट N2 है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा मेरी बातों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो जीसेट N2 है, इसे हमें इसे हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना है, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला गया है, तो आप इस चीज पे ध्यान दो कि जीटीओ में डाला गया है। अभी जीटीओ और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ठीक है। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मैंने आपको बताया कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। पर इस दूरी पे पहुंचने के लिए एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसे हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट को प्लेस कर दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके खुद ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक ट्रांसफर ऑर्बिट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, और ये धीरे करके सैटेलाइट खुद ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाकर प्लेस हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जीसेट N2 ने इसे जीटीओ में पहुंचाया अभी तक, ठीक है, जीटीओ में पहुंच चुकी है ना, वहां से सैटेलाइट खुद ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आपको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट अगर पढ़ना हो तो एक बार आप पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरीके का इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसके माध्यम से हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 7 टॉपिक है इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, ठीक है। अब यार एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, न्यूज ये आ रही है कि जो बहुत सारे लोग हैं अब मतलब एयर क्राफ्ट के माध्यम से ट्रैवल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं कि यार वहां पे ट्रैफिक लग जा रहा है, कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड बात हो रही है, तो ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है इसमें। ये बस कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं एक तरीके से अफोर्ड कर पा रहे हैं, किसके बारे में, किसको, एयरक्राफ्ट को। मतलब इससे यह पता चलता है कि जो हमारा लोगों का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है ना, कनेक्टिविटी भी काफी बढ़ गई है। तो यह देखा गया कि संडे को, ये जो संडे जा चुका है, ठीक है, इसमें अराउंड 5 लाख लोग एक दिन में ट्रैवल करें इंडिया के अंदर ही, ठीक है। इंडिया के अंदर ही 5 लाख लोग इधर से उधर ट्रैवल किए, जो कि काफी अच्छा साइन है, इकोनॉमी का भी प्लस लोगों के बढ़ते हुए स्तर का भी, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब कुछ यार डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंडिया के डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि इंडिया का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है वो वर्ल्ड का सबसे तेज बढ़ने वाला एयर ट्रैफिक है, तो आपको ध्यान रखना है, यस, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे
कि इंडिया का, एक मिनट, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो वर्ल्ड में, एविएशन सेक्टर है वर्ल्ड में सबसे, एविएशन सेक्टर वर्ल्ड में सबसे पहले स्थान पे है, काफी तेजी से बढ़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले स्थान पे नहीं है, काफी तेजी से बढ़ने वाला बढ़ रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया का एविएशन सेक्टर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया कि इंडिया का जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इंडिया का तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है यूएसए, और सेकंड नंबर पे है चाइना, मतलब, और थर्ड नंबर पे क्या है? इंडिया। दैट मीन्स कि हम लोग काफी अच्छी स्थिति में, जो कि हमारी एयर कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और काफी ज्यादा लोग अफोर्ड भी कर पा रहे हैं किसको? एयर ट्रैवल करो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है तीसरा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में, ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे। ये चीज तो क्लियर होगी, लगातार न्यूज आ रही थी किसके बारे में? एयर ट्रैफिक से रिलेटेड, तो एक बार आप इसको देख लिए तो अब सही हो गया है ना। अब चीजें याद याद रहेंगी कि जो हमारी जो एविएशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, ये चीज पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमारा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके बीच में? यूएसए और चाइना के बाद में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस यूक्रेन वॉर, ठीक है। अब क्या होता है यार, यूक्रेन का युद्ध हो गया है ना, किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया ने एक तरीके से यूक्रेन को इन्वेड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो रशियन प्रेसिडेंट है वो हर एक कंट्री में जाने से बच रहे थे, ठीक है। इंडिया में भी वो नहीं आ रहे थे, है ना, इंडिया के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत सारे हमारे वेस्टर्न जो दोस्त हैं, है ना, वो काफी नाराज हो जाते हैं कि यार आप लोग रशिया के प्रेसिडेंट को क्यों बुला रहे हो, पुतिन को क्यों बुला रहे हो, वो तो हमारे दुश्मन है ना। तो इसलिए पुतिन भी नहीं आते। पिछली बार G20 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पर जैसी अब ट्रम्प की सरकार आने वाली है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है इलेक्शन से, यूएस इलेक्शन से, है ना। तो अब जो पुतिन है वो भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि यार अब वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लस उन्होंने जो यूएसए के जितने भी सैंक्शन थे एक तरीके से उन सबको डिफाई कर दिया, है ना। वो काफी, मतलब, अलग तरीके से वो फिर से उभरते हुए आ रहे हैं, और वो जितनी भी कंट्रीज उनको ट्रैवल करनी थी अब वो कर सकेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया क्योंकि एक रशिया का बहुत ही ज्यादा रिलायबल पार्टनर है, तो इंडिया में वो अब आने वाले रिसेंटली, और इसको एक तरीके से कंफर्म कर दिया किसने? रशिया की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस बार व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया डिथ्रोन चाइना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इंडिया डिथ्रोन चाइना, ये न्यूज क्यों बनी है? क्योंकि आप ध्यान रखोगे कि यूएसए में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं, अराउंड 11 लाख के आसपास जो फॉरेन बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे जो कि दूसरी कंट्री से आते थे वो थे चाइना के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब उस चाइना को रिप्लेस करके इंडिया पहले नंबर पे आ चुका है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और ये 15 साल में पहली बार हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, सबसे ज्यादा जो बच्चे कहाँ से आते हैं? चाइना से आते थे, बट अब इंडिया से भी सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं, मतलब हर चौथा बच्चा इंडिया का, मतलब वहां पे आप देखेंगे जितने भी फॉरेन बच्चे होंगे उसमें से हर चौथा बच्चा इंडियन ही मिलेगा आपको, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इंडियन के काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो यूएसए को प्रेफर कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और चाइना के लोग उतना भी प्रेफर नहीं कर रहे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यार ये कुछ ज्यादा गर्व करने वाली बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, मैं इसको गर्व करने वाली बात के तौर पर नहीं लेता हूँ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी आस्क स्टेट्स टू चेक हॉस्पिटल्स फॉर फायर सेफ्टी मेजर्स, ये चीज आप थोड़ा सा देख लो। अब देखो, ये हेल्थ सेक्रेटरी ने कुछ स्टेट्स को कहा होगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली नए हेल्थ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है पुण्या सलीला श्रीवास्तवा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और ये है उनकी पिक्चर, ठीक है। इनको आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा देखा होगा, है ना, रेगुलर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें ये होती थी उसमें, ठीक है। अब इनको इनको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इनको आई थिंक 1 अक्टूबर से ही यह पदभार इन्होंने संभाला है, ठीक है। किसके रिटायर होने के बाद? तो रिटायर कौन हुआ? रिटायर हुए अपूर्वा चौधरी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले कौन थे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? अपूर्वा अपूर्वा चौधरी थे। अब कौन बन चुके हैं? अब बन चुके हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, ये चीज, अपूर्वा चौधरी नहीं, अपूर्वा चंद्रा आप कर लेना, है ना, अपूर्वा चंद्रा थे, अब कौन बन चुके हैं? पुण्य सलीला श्रीवास्तव, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, नए हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मॉडर्नाइज ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। ये एक बयान में जो हमारे मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम लोग एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है के संजय मूर्ति। अब ये न्यूज में क्यों है, इनके बारे में जानो। ये एक 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। अब इनको
कैग ऑफ इंडिया बना दिया गया है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है किसका, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कैग किसको बनाया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है, तो के संजय मूर्ति को बना दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं कि एक 1989 बैच के आईएएस अफसर है, पहली चीज तो ये, और ये कौन से काडर से बिलोंग करते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के काडर से बिलोंग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनको न्यू कैग बना दिया गया है अगले 6 सालों के लिए, अगले 6 सालों के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, अगले 6 सालों के लिए, या जब तक ये 65 ईयर्स की उम्र तक को क्रॉस नहीं कर जाते तब तक के लिए इन्हें कैग बना दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं किससे रिलेटेड, कैग से रिलेटेड हम कुछ चीजों को देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी किसको बनाया गया है, तो इसको किसको बनाया गया है, तो बनाया गया है के संजय मूर्ति को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसको भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं, के संजय मूर्ति को इस बार नया कैग बना दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, के संजय मूर्ति को नया कैग बना दिया गया है, किसको हटा के, इसको रिप्लेस करके, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस करके, ये आप ध्यान रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस करके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू अब रिटायर हो चुके हैं, अब कौन बन गए हैं, अब बन गए हैं के संजय मूर्ति, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनका कार्डर कौन सा था, इनका कार्डर है हिमाचल प्रदेश वाला, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो भी पैसे खर्च कर रहा है इधर उधर, पार्लियामेंट नहीं, एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, जो भी हो, ठीक है, जो भी पैसे इधर उधर इस्तेमाल करिए उसको ऑडिट करना, ठीक है, कि क्या वो पैसे सही तरीके से दिए जा रहे हैं कि नहीं, मतलब एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है, पब्लिक पर्स का, पब्लिक के पैसों का पोस्टमार्टम करना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है, ये पोस्टमार्टम करता है जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की गवर्नमेंट जो भी पैसे इधर उधर खर्च कर रही है उसका, ठीक है, मतलब ये ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। तो इंडिया के अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के नए हेड कौन है, के संजय मूर्ति, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, है ना। अब कैग के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कैग के बारे में बात करी गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको अपॉइंट कौन करता है, मतलब के संजय मूर्ति को अपॉइंट किसने किया है, तो इसे अपॉइंट करने वाले कौन है, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा है, आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट का नाम तो सबको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू जी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू जी कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो बता देता हूं मैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उड़ीसा की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो कि जो के संजय मूर्ति है उनको अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, ये रेजिग्नेशन भी अगर इनको देना पड़ा इन केस, ठीक है, तो भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो आर्टिकल नंबर 148 और 151 के बारे में, 148 से 151 में लिखा गया है उसके बारे में, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहीं से पॉलिटी का क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होते हैं कैग के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली के संजय मूर्ति का अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन से आर्टिकल के तहत, क्वेश्चन आ सकता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 148 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है किसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 148 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है, और सैलरी के बारे में भी इसी में ही लिखा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 148 किससे डील करता है, आर्टिकल 148 डील करता है, आर्टिकल 148 डील करता है किससे रिलेटेड, अपॉइंटमेंट और सैलरी से रिलेटेड, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट एंड सैलरी ऑफ कैग से रिलेटेड डील करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 149 ड्यूटी के बारे में बात करता है, ड्यूटीज एंड पावर्स, ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसी में एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी किसकी है, कैग की, कि सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको ऑडिट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। और अपहोल्ड करना किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना भी एक इसकी ड्यूटी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पॉलिटी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। आपको लगेगा कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, बट नहीं, वो एक करंट का ही क्वेश्चन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, आर्टिकल 148 149 है ना। आर्टिकल 150 में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको बताया गया कि कौन कौन से अकाउंट को ऑडिट करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 151 में रिपोर्ट की बात करी गई है, रिपोर्ट की बात करी गई कि जो भी रिपोर्ट निकल के आएगी वो रिपोर्ट किसको देगा,
कैग डायरेक्टली पार्लियामेंट को नहीं देगा, ना ही किसी गवर्नमेंट को देगा, वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट इसको टेबल करवाएगा कहां पे, पार्लियामेंट में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैंने पार्लियामेंट बोला है, लोकसभा नहीं बोला है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इसे प्लेस किया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो रिपोर्ट किसको देता है, कैग रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कैग ही रिपोर्ट देता है किसको, गवर्नर को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में गवर्नर क्या करता है, उसे जो स्टेट असेंबली है उसमें उसमें एक तरीके से जो रिपोर्ट्स है उसको टेबल कराते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब कैग का यूज करके जो अपोजिशन पार्टीज है वो एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि कैग ये बताता है कि यार आपने जो खर्चे हैं ये फालतू कर दिए, खर्च जो है अच्छे से आपने नहीं किया, ये चीज आपको नहीं करना चाहिए था, इसको आप पैसे आप बचा सकते थे। और इसी का यूज कौन करते हैं, हमारी अपोजिशन पार्टी। मतलब इस तरीके से ये जो कैग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कहने वाले कोई और नहीं, हमारे बी आर अम्बेडकर थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, बी आर अम्बेडकर की लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, ऑफिस अंडर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इसे कौन बोलने वाला था, ये बी आर अम्बेडकर बोलने वाले थे, किसके बारे में, क्या के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई क्या के बारे में। एक और चीज आप ध्यान रख लो कि जो कैग है वो एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद कितने साल तक, 6 साल तक, नहीं तो जब तक कि 65 की उम्र उनकी क्रॉस नहीं हो जाती, जब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना, पर इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको इम्पीच नहीं किया जा सकता। इम्पीच करने का तरीका वही है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज का है, मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्टी से इम्पीच होता है, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट जब मन करे वो हटा दे, नहीं, हटा नहीं सकते ऐसे, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट इनको इम्पीच करना पड़ेगा, किस तरीके से, जैसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग रिमूव करते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक उसी तरीके से, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो टेन्योर है इसके बारे में बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात नहीं करी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि टेन्योर की बात 6 साल या 65 साल तक ये सर्व करेंगे, किसमें कही गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही गई है, तो आप ध्यान रखना है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात नहीं कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात कही गई है कैग एक्ट 1971 के तहत कही गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैग एक्ट 1971 के तहत ये बात कही गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी कानून, कोई भी कानून कि क्या किस तरीके से काम करेगा, उसके कानून को, उसके पावर को डिफाइन कर सकता है कौन, पार्लियामेंट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट डिफाइन कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये भी आर्टिकल नंबर 159 के तहत कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आर्टिकल 149 के तहत जो पार्लियामेंट है ये डिसाइड कर सकता है कि जो क्या की पावर कितनी होगी, क्या क्या चीजें उसको फॉलो करनी होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आर्टिकल 149, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैग के बारे में। तो के संजय मूर्ति हमारे नए कैग बन चुके हैं, किसको हटा के, गिरीश चंद्र मुर्मू को हटा के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल ऑफिस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ऑफिस है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला ऑफिस है, किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मणिपुर न्यू चीफ जस्टिस, ठीक है। अब मणिपुर तो यार लगातार ही न्यूज में रहता है ना, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे अब नए चीफ जस्टिस बने हैं, कौन, नए चीफ जस्टिस बने हैं डी कृष्णा कुमार, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डी कृष्णा कुमार कहां पे चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये बने हैं मणिपुर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ऑब्वियसली किसके रिकमेंडेशन से, हमारे कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन से, ये आप ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुपति लड्डू, ठीक है। अब यार तिरुपति मंदिर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहां पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, है ना, हो गई थी। तो वहां पे ट्रांसफर नॉन हिंदूज, ठीक है। अब उसमें क्या बात कही गई है, वहां के जो बोर्ड ने कहा है कि जितने भी नॉन हिंदूज है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है ना, उसमें जो नॉन हिंदूज है, ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, उसमें नॉन हिंदुओं को ज्यादा काम है नहीं, तो जितने भी जो नॉन हिंदूज है उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर वो ट्रांसफर नहीं लेना चाहे तो उन्हें वीआरएस लेना पड़ेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा अपने पद से, ठीक है। ये चीज कह दी गई है उनके बोर्ड मेंबर्स द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी ना पॉलिटिकल पार्टी ऐसे आके नहीं कुछ भी अनाप शनाप बोलती रहेगी, नहीं, हमें इसकी सैंक्टिटी को बचा के रखना है, किसको, तिरुपति मंदिर के, ठीक है। क्योंकि यह पाया गया था कि लड्डू में बीफ के सैंपल मिले थे, है ना, बीफ के सैंपल मिले थे, प्लस यहाँ पे ये भी पाई गई थी, यहाँ पे और भी काफी ज्यादा चीजें जैसे कि फिश ऑयल भी पाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब ये इंपॉर्टेंट फैसला लिया है किसमें, तिरुपति मंदिर को की सैंक्टिटी को बचाने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एफबीआई हेल्ड अनमोल बिश्नोई, ठीक है। अब लॉरेंस बिश्नोई को तो आप जानते होंगे, सब लोग ही जानते हैं ना। उसका एक भाई भी है, 25 साल का होगा, ठीक है। वो यूएसए में गलत तरीके से एंटर किया था, अब उसको एक तरीके से धर लिया गया यूएसए की अथॉरिटी द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसने धरा है, एफबीआई ने धरा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एफबीआई हमेशा आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, एफबीआई एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इंपॉर्टेंट फेडरल एजेंसी है, कहाँ की, यूएसए की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यूएसए की
एजेंसी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कभी थी, 1908 में हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो एफबीआई है, एफबीआई का ही सीबीआई के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलते हैं एफबीआई का। एक मिनट में एक बार अलग से ही बना के मैं आपको लिख देता हूं, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, ठीक है। एफबीआई का सीबीआई के साथ मिलके कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलते हैं, उन ऑपरेशंस का नाम है ऑपरेशंस चक्रा, ये आपको ध्यान रखना है। उन ऑपरेशंस का क्या नाम है? ऑपरेशंस चक्रा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन चक्रा कि बहुत अलग अलग फेज में इसे चलाया गया है, ठीक है। एक ऑपरेशन चक्रा 1 है, ठीक है, तो मैं C1 लिख देता हूँ, चक्रा 2 और चक्रा 3 और ये चक्रा 4, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन है ना। तो चक्रा 1 कब हुआ था? 2022 में हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चक्रा 2 2023 में हुआ था, चक्रा 3 2024 में, और चक्रा 4 भी अभी चल ही रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये डैश डैश कर देता हूँ। अब ये 22 23 24 चक्रा 1 चक्रा 2 चक्रा 3 चक्रा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑपरेशन चक्रा कौन सी दो अथॉरिटीज के बीच में चलता है, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में चलता है? तो आपको ध्यान रखना है ये एफबीआई यूएसए की और सीबीआई इंडिया की मिलकर चलाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या करते हैं? इसमें ये साइबर क्रिमिनल्स की धरपकड़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? ये साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। किसके खिलाफ है? साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, ऑपरेशन चक्रा साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ चलता है, एफबीआई और सीबीआई मिलकर चलाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एफबीआई ने अभी अनमोल बिश्नोई को भी धर लिया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे अनमोल बिश्नोई, वो है लॉरेंस बिश्नोई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शेख हसीना। अब शेख हसीना पे आरोप लगाया किसने? मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि यार शेख हसीना जैसे इंडिया में भाग गई है ना, इंडिया में रह रही है वो, और वहीं से एक तरीके से इंस्टिगेट करने की कोशिश करी है बांग्लादेशी लोगों को, अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जितने मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। मतलब एक तरीके से बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है ना। पर हम लोग सब जानते हैं कि डिस्टेबलाइज एक्चुअली में बांग्लादेश को किसने किया है? शेख हसीना ने या मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है। और मोहम्मद यूनुस किसके कहने पर एकदम से आकर यहाँ पर सरकार चलाने लग गए, जो कि बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, वहां पे कोई इंटरम गवर्नमेंट नाम की चीजें नहीं है, पर ये एक तरीके से अपनी सरकार बना के चलेगा, ठीक है। ये किस टाइप की सरकार है, किस टाइप की डेमोक्रेसी है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये मोहम्मद यूनुस है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, किसमें मिल चुका है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ग्रामीण बैंक के लिए इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, इसलिए इनको प्राइज मिला था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये यूएसए के जो डेमोक्रेट्स है ना, उनसे भी काफी ज्यादा इनके करीबी के रिश्ते हैं, तो अभी ट्रंप आ गए हैं तो थोड़ी इनकी भी अच्छी स्थिति तो नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडिया फाइन्स मेटा। अब ये यार एक दो न्यूज है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे कुछ और चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी। कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना होगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं चलेंगे, बस इसको हम लोग देख लेंगे कि जो इंडिया है उन्होंने जो मेटा है उसके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया गया है, ठीक है। कुछ मिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया गया है, 25.4 मिलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बिकम्स ऑपरेशनल से सोनोवाल, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर हैं सोनोवाल जी, उन्होंने कहा है कि यार जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है ये स्टार्ट हो चुका है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको बिल्ड करा जा रहा था बहुत दिनों से, ये एक तरीके का नया ट्रेड रूट खोल देगा किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्लादिवोस्तोक व्लादिवोस्तोक कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आप ध्यान रखेंगे कि रशिया से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरीके से रशिया और इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज, अच्छी बात हुई है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो शिप ट्रैवल करती है वो वेस्ट से करती है, बट अब ये ईस्ट से जा सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से यहां से ऐसे करके ट्रैवल कर सकती है रशिया तक। ये जो डिस्टेंस है काफी छोटा पड़ता है, अराउंड 5,500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। पहले 8,500 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना पड़ता था एक शिप को रशिया तक पहुंचने के तक, ठीक है। और ये ट्रैवल करने में उसको 40 दिन लगते थे, अब 14 दिन कम। पहले कितने लगते थे? 40 डेज लगते थे, और 8.5 के मतलब 8,500 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ता था, और अब सिर्फ 5,500 किलोमीटर तक ट्रैवल होगा। अब सिर्फ 26 दिन लगेंगे इंडिया से रशिया पहुंचने में कोई भी कार्गो को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये एक नया मैरीटाइम कॉरिडोर खुल गया किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में। व्लादिवोस्तोक कहां पे है? ध्यान रहेगा, व्लादिवोस्तोक है रशिया के फार ईस्ट रीजन में, ये आप ध्यान रखेंगे। रशिया का, ये रशिया है, रशिया का फार ईस्ट रीजन में, यहाँ पे व्लादिवोस्तोक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार आप इसकी पिक्चर्स थोड़ी देख लो, मैं लगा के आया हूँ, ठीक है। ये रहा व्लादिवोस्तोक। अब यहाँ पे कोई भी शिप आराम से पहुंच सकेगी इंडिया के चेन्नई से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसे कहा गया है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो व्लादिवोस्तोक समझ में आया, ये इसका ईस्टर्न रीजन है, काफी ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये जो चाइना का जो बॉर्डर है उससे अराउंड सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ठीक है। मतलब चाइना का भी काफी करीब है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई किसके बारे में? चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। और एक दो चीज जान लो कि देखो, ये है रशिया का, एक चीज मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है रशिया के कुरिल आइलैंड, से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रशिया के नहीं, ये रशिया और
जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, इन आइलैंड्स का नाम है कुरिल आइलैंड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इन आइलैंड्स का नाम है कुरिल आइलैंड से आप ध्यान रखेंगे। और ये है रशिया का कामाचाटका प्लेट्यू, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है कामाचाटका प्लेट्यू, ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये है सी ऑफ ओखोत्सक, ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है सी ऑफ ओखोत्सक इसका नाम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये है व्लादिवोस्तोक रीजन, ये है साइबेरियन रीजन किसका रशिया का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कारासी कौन से कंट्री से रिलेट करता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि कारासी कारासी कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि लैप्टवसी इंपॉर्टेंट चीजें ये सारे कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो कुरिल आइलैंड आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कुरिल आइलैंड ये रहे, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है किसके बीच में, रशिया एंड जापान के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स रिपोर्ट सर्च इन चिकनगुनिया, ठीक है। अब यार यूनाइटेड स्टेट में एक रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि यार जो भी इंडिया के तेलंगाना से जो भी लोग आ रहे हैं ना, उसमें चिकनगुनिया के केसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी है किसने, यूएसए ने, ठीक है। अब ये जो न्यूज है इसमें हमें ये चीज नहीं जानी, हमें चिकनगुनिया के बारे में कुछ चीजों को देखना होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अगले सेक्शंस में बताऊंगा, अगले मतलब क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, इसे बस आप एक बार ऊपर से देखते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट है आरजी का रेप अक्यूज, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो रेप अक्यूज था ये बंदा, इसको लेके जा रही थी वहां की पुलिस, कोलकाता पुलिस, ठीक है। अब हुआ ये कि जब इसको लेके जा रही थी तो एकदम से जैसे ये बंदा गाड़ी में बैठने गया है ना, तो रिपोर्टर से मतलब बात करना चाहते हैं उससे, जो अक्यूज्ड है उसे, है ना, उसकी मतलब उसको भी एक तरीके से मौका देना चाहते हैं कि वो भी अपनी बात को रखे, ठीक है। इसी बीच में जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने बहुत ही संदिग्ध काम किया, उन्होंने क्या किया कि बहुत तेज तेज हॉर्न बजाने लग गए गाड़ियों के, ठीक है। इतनी तेज हॉर्न बजाने लग गए कि इसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी जा रही थी, ठीक है। और इसने पहले क्लेम कर चुका है कि यार ये इनोसेंट है, ठीक है, या मतलब ये कुछ और भी जानकारी देना चाहता है, और इसने वहां की पूर्व कमिश्नर, कोलकाता के पूर्व कमिश्नर पे आरोप भी लगाए थे कि इसको जानबूझ के फंसाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ बात अपनी कहने देना चाहता था, और कोलकाता पुलिस की बदमाशी ने मतलब क्या कहो उसको, बदमाशी कहेंगे, है ना, एक तरीके से इसे मीडिया से बात नहीं करनी गई, मतलब इसकी बात को दबा दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से काफी ज्यादा हेडलाइंस भी बन गई थी बहुत सारे न्यूज में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मेन चीज जान लो कि इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट, है ना, क्योंकि जो अक्यूज थे उनके पॉलीग्राफ टेस्ट भी होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, आपको ध्यान रखना है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट किसे कहा जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट को कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले जहां मैं क्लासेस लेता था तो वहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब की क्लासेस में बात कर लेंगे। पर अभी के लिए इतना जानते हैं कि नार्को एनालिसिस टेस्ट भी होता है और एक होता है ब्रेन मैपिंग, ठीक है। अब इसके की डिफरेंस के बीच में हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी के लिए इतना जानो कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि एक लिक्विड को, एक केमिकल को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ना, तो उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है सोडियम पेंथेनॉल, ये आप ध्यान रखेंगे। इस केमिकल का नाम क्या है, सोडियम पेंथेनॉल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोडियम पेंथेनॉल इस केमिकल का नाम है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज इस टाइप से क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस चीज के लिए आपको रेडी होकर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलाश गहलोत ज्वाइंस बीजेपी, ठीक है। अब यार कैलाश गहलोत के बारे में तो जानते होंगे, ये दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, अब ये ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी को, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने आम आदमी पार्टी पे कुछ आरोप भी लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बांग्लादेश टू सीक एक्सट्रेडिशन ऑफ आउस्टर लीडर शेख हसीना फ्रॉम इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। यार जो बांग्लादेश है वो एक तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, बांग्लादेश नहीं कहेंगे, जो वहां पे एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठ गई है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बैठ गई है कहाँ पे, बांग्लादेश में, वो एक तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ी है किसकी, शेख हसीना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक्सट्रेडिशन के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्या ऐसे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यस है, ठीक है। कब साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया और बांग्लादेश की, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख लेता हूं, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश की जो ट्रीटी है कब साइन हुई थी, 2013 में साइन हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब साइन हुई थी, 2013 में साइन हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात चलती रहती है, तो वो कब साइन हुई थी, इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1997 में साइन हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। कब साइन हुई थी, 1997 में साइन हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। इंडिया और रशिया के बीच में कब साइन हुई थी, इंडिया और रशिया के बीच में कब साइन हुई थी, इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुई थी एक साल बाद, 1998 में, आप ध्यान रखेंगे।
और ध्यान रख लो कि इंडिया और यूके के बीच में कब साइन हुई थी, इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो 1992 के बीच में साथ साइन हुई थी। और एक और चीज ध्यान रख लो कि इंडिया और कनाडा के बीच में भी क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो जी हाँ, इसके बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। कब साइन हुई थी, 1987 में साइन हुई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई यार, ये सारे ट्रीटीज आपको ध्यान रखना है। अराउंड 48 से 50 कंट्रीज के बीच में हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कुछ के साथ हमारे और भी कुछ एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, और कब साइन हुई थी ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ कंट्रीज के मैंने लिस्ट लगा दिया है, ठीक है, जिनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है। जिस भी कंट्रीज का आपको देखना है तो आप इसे थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, पूछ करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल न्यूज की तरफ है। पुतिन साइंस न्यू रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आफ्टर बाइडेंस आर्म्स डिसीजन फॉर यूक्रेन, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो बाइडेन अब जाने वाले हैं ना, उसको पता ही है कि 2 महीने में जाने वाले हैं, तो क्यों ना जाते जाते कुछ ना कुछ धमाका करते हुए जाए, ठीक है। एक तरीके से तो कहना गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। जाते टाइम नेक्स्ट सरकार के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी खतरे में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि इसमें अगर कोई मरेगा तो इनोसेंट आदमी ही मरने वाला है, ठीक है। अब जो बाइडेन ने क्या कहा है, यूएसए ने क्या करा है, उन्होंने क्या करा कि यूक्रेन को अलाउ कर दिया कि आपको जितनी मिसाइल छोड़नी है छोड़ो, ठीक है। अब जो मिसाइल्स हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल्स हैं, इनको चलाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो यूक्रेन के आर्म सोल्जर्स तो चला नहीं पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं से यूएसए के सोल्जर्स भी हैं जो कि यूक्रेन में हैं, और वो यूक्रेन से एक तरीके की मिसाइल गिर रही है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, और रशिया की सिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब हुआ ये जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको तो रशिया के S-400 ने निस्तानाबूद कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। पर रशिया ने अपनी डॉक्ट्रिन भी चेंज कर दी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उसमें उन्होंने कहा कि यार अगर कोई भी कंट्री है जो कि एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, मतलब जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर कंट्री है, नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, और वो एक तरीके से एरियल स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर, रशिया के सिटीज के ऊपर, और वो साथ किसका ले रही है, किसी भी न्यूक्लियर कंट्रीज का, मतलब कि कोई न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री छोटी कंट्री से अटैक करवा रहा है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियर अटैक, और हम लोग उस पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक वापस कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अब रशिया के पास ये पावर आ जाती है कि वो कभी भी यूक्रेन के ऊपर तबाही ला सकता है, ठीक है, अगर उसको लगेगा कि यूएसए का साथ लेके रशिया के खिलाफ साजिश करी जा रही है, ठीक है। और इस तरीके से रशिया एक तरीके से उसको ज्वाइंट अटैक मानेगा कि यूएसए और यूक्रेन ने मिलकर अटैक किया, ये नहीं कहेगा कि सिर्फ यूक्रेन ने अटैक किया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी रिसेंटली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कौन सी कंट्री ने चेंज कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि रशिया ने चेंज कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट पुतिन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन भी हुआ था रशिया में, है ना, और रशिया में कौन जीत गए थे, प्रेसिडेंट पुतिन ऑब्वियसली जीत गए थे। नेक्स्ट है श्रीलंकन प्रेसिडेंट दिसानायका ऑप्ट्स स्मॉलर न्यू कैबिनेट विद फ्रेश फेसेस, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि वहां पे नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उनका है अनुरा कुमार दिसानायक है, ठीक है। अब इनके इंडिया से रिलेटेड कुछ ज्यादा खास व्यूज तो है नहीं, बट ये फिर भी इंडिया में विजिट कर सकते हैं अगले महीने दिसंबर में, ठीक है। बाद में देखा जाएगा कैसे रिलेशन होने वाले हैं, अभी हम लोग को नहीं पता कि कैसे रिलेशन होने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अनुरा कुमार दिसानायका को क्या बना दिया गया है, इनको ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वहां की नई प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगातार ही बीपीएससी में आ रहे हैं, है ना। बीपीएससी में आ रहे हैं कि रिसेंटली अपॉइंटेड जितने भी आपके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स है ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई वुमेन है तो उसके बारे में तो पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, उनका नाम है हरिनी अमारासूर्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखोगे यहाँ पे कि नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, नए प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायका, और इन्होंने एक अपनी प्राइम मिनिस्टर को भी चूज किया है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है हरिनी अमारासूर्य, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली है, कहाँ पे, श्रीलंका में। श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीलंका से रिलेटेड दो चीज ध्यान रखो, एक तो कच्चातीवू आइलैंड, है ना, कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड तो नहीं कहेंगे अब ये, क्योंकि श्रीलंका के बीच के पास है, ठीक है। दूसरा एक वेज बैंक भी आप थोड़ा सा देख लेना, ये भी किसके बीच में है, वेज बैंक किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और वेज बैंक पे सोवरेनिटी किसकी है, सोवरेनिटी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की सोवरेनिटी है। कौन से एग्रीमेंट के साथ हुई थी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और कच्चातीवू आइलैंड पे सोवरेनिटी किसकी है, अभी अभी तो श्रीलंका की है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये मुद्दा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने उठा भी दिया था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से श्रीलंका को दे दिया था कच्चातीवू आइलैंड, जो कि उसे नहीं देना चाहिए था, ठीक है। ये है वहां की नई प्राइम मिनिस्टर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बाइडेन अलाउज यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल से। अब यार बाइडेन ने स्ट्राइक करने के लिए कह दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। उन्होंने
एक्चुअली करने की क्या कोशिश की कि जाते जाते भी लड़ाई ऐसी लगवा के जाते हैं कि कभी उसकी उस आग को कोई बुझा ही ना पाए, ठीक है। मतलब अगर ट्रंप आ भी जाए तब भी ये युद्ध चलता रहे और इससे जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको फायदा होता जाए, है ना। इस तरीके से चीजों को गलत तरीके से करने की कोशिश करी किसने, जो बाइडन ने, जिसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूएस के नए प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपना कम्युनिकेशन एजेंसी के नए चीफ को की घोषणा कर दी है। उसके जो नए चीफ कौन बने हैं, मिस्टर कार बने, ये आप ध्यान रखेंगे। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अगर आपको पूरा नाम इनका ढूंढ के लिखना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुलसी गबार्ड, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तुलसी गबार्ड, ठीक है, जो कि एक हिंदू वुमेन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो कि एक हिंदू वुमेन है और ये वहां की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ बन गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी किसको रिपोर्ट करेगी, किसको रिपोर्ट करेगी, वो भी तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करेगी, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तुलसी गबार्ड एक हिंदू वुमेन है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और इनका इंडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ये मत सोचना है तुलसी गबार्ड हिंदू वुमेन है तो इंडिया से, ऑब्वियसली इंडिया ओरिजिन होगा, इसके पापा मम्मी ओरिजिन के होंगे, इंडियन ओरिजिन होंगे या दादा दादी होंगे, तो नहीं, इनका कोई भी दूर दूर तक कोई भी इंडियन ओरिजिन नहीं है। बस जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने हिंदू को धर्म को फॉलो किया और अपनी बेटी का नाम तुलसी रख दिया था, और ये भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया की काफी प्रो मानी जाती है ना, इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, और ये काफी हद तक हिंदूज को और इंडिया के लिए बोलते हुए भी आई हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारे लिए अच्छी है, जितने ज्यादा हिंदूज और हिंदूज कहा जाए जो भी है, मतलब इंडियंस ऑब्वियसली, मतलब इंडियन ओरिजिन लोग अगर ट्रम्प की सरकार में रहेंगे तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा देखा जा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेशी एक्स मिनिस्टर्स फेस मैसेकर चार्जेस इन कोर्ट, ठीक है। यार बांग्लादेश किस तरीके से सरकार चल रही है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, और जितने भी जो एक्स मिनिस्टर्स थे जो कि शेख हसीना के टाइम पे थे, उन तरीके से उनके ऊपर ट्रायल चलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रशियन बैलिस्टिक मिसाइल विद क्लस्टर म्यूनिशन किल्स 11 पीपल, जस्ट 84 इन यूक्रेन स्नो, ठीक है। अब देखो यार, जो रशिया है, रशिया भी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि लास्ट के 2 महीने काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं रशिया के लिए। तो रशिया ने भी क्या किया है, रशिया ने ये किया है कि जैसे यूक्रेन अगर वार करेगा रशिया के ऊपर, तो रशिया ने तो उन सारे मिसाइल्स को खत्म कर ही दिया, प्लस ये भी अब कीव के ऊपर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, यूएस एंड फिलीपींस साइंस अ पैक्ट टू सिक्योर शेयर्ड मिलिट्री अलायंस इंटेलिजेंस अलायंस एंड वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑलरेडी यार फिलीपींस को तो रक्षा कवच मौजूद ही था, किसके पास, किसका, यूएसए का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर फिर से इनके बीच में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अलायंस भी हुआ है, ठीक है। इसमें ये काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं यूएसए, वो फिलीपींस को देगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन है, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, ठीक है। ये कौन है, फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर, इनको आप लेकर चलो। और ये कौन है, ये डिफेंस सेक्रेटरी है, ये एक तरीके से इनको भी डिफेंस मिनिस्टर लेकर चलो, जिससे हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वहां पे सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या है, ये इनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ट्रम्प की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर कौन बना है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब उनकी सरकार आएगी तो नए डिफेंस सेक्रेटरी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यूएसए और फिलीपींस का भी रिसेंटली अब क्या हुआ है, एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच।